हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में झारखंड करेंट अफेयर्स डेली न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत 13 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण झारखंड स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें कि आपका ये डेली लाइव सेशन आपका होता है। लेकिन आज कुछ कारणों की वजह से आज आपका लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके इसीलिए हम रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा रहे हैं। आज आपका 128 सेशन है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल as.pcs पर उपलब्ध होगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही उसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में जारी हंगर इंडेक्स के अनुसार कोरोना महामारी काल में भोजन जुटाने के लिए झारखंड के कितने प्रतिशत लोगों ने ऋण पर पैसे लिए, मतलब उधार पर पैसे लिए। अभी हाल ही में हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके तहत जितने भी देश का ओवरऑल हर एक राज्यों का क्या स्थिति रहा, खासकर कोरोना महामारी काल में कैसे जो गरीब परिवार के लोग थे परिस्थितियों को कैसे निपटा गया हर एक राज्यों में, ओवरऑल भारत की क्या पोजीशन रही, उसके बारे में ये हंगर इंडेक्स जारी किया गया था। एक तरह से बोल सकते हैं भूखमरी का जो इंडेक्स है उसके संबंधित चीजें सूचकांक जारी की गई थी। इसमें पूछा गया है कि आपका झारखंड के कितने प्रतिशत लोगों ने अपने भोजन के लिए ऋण उधार पर पैसे लिए। ऑप्शन आपका ABCD दिया हुआ है यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, 58%। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट भी दिखाया हुआ है जो कि आपका प्रकाशित हुआ था न्यूज़पेपर में, जिसमें ये दिया हुआ है कि 11 राज्यों के जो हंगर वाच की रिपोर्ट है, हंगर वाच की रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि आपका 11 राज्यों के 45% लोगों ने लिया, अपने खाने के लिए उधार लिए थे पैसे। ये तो ओवरऑल आपका पूरे भारत का बताया गया है कि ये 45% है। राज्यों के आधार पर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, राजस्थान में करीब आपका 62% के ज्यादा लोगों ने यहां पर सबसे अधिक उधार लिए अपने भोजन जुटाने के लिए। तेलंगाना में वही बात करें तो 59%। उसके बाद हमारा झारखंड तीसरे स्थान पर है। गरीब लोग यहाँ पर अपने भोजन जुटाने के लिए दूसरे लोगों से पैसे लिए, उसमें आपका 58% शामिल होता है। उसके बाद आता है चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश 54% के साथ, और महाराष्ट्र आपका 49% के साथ 5वां स्थान पर है। और फिर अगर ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 45% लोगों ने दूसरे से पैसे उधार लिए हैं, जिसके तहत वो अपनी जो भोजन है वो जुटा सके। तो ये रिपोर्ट में आपको बताया गया था, यहां से यही पूछा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट में यही चीज बताया गया है कि जो 10% सामान्य वर्ग के लोग और 25% दलित या फिर जो मुस्लिम है, उनको इस कोरोना महामारी काल में आपका सबसे ज्यादा मुश्किल हुई है। तो यहां पर राइट आंसर इसका जो होगा आपका डी होगा, 58%। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में झारखंड की सुमन पूर्ति को खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 20 दिसंबर को अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सुमन पूर्ति किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले बता दें, अपराजिता जो सम्मान है आपका खेल में अत्यधिक चीजों को अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके लिए अपराजिता सम्मान दिया जाता है। तो ये झारखंड की सुमन पूर्ति को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 20 दिसंबर को अनाउंस किया गया है कि उन्हें अपराजिता सम्मान दिया जाएगा। सुमन पूर्ति जो है आपका तीरंदाजी खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर डी होगा, तीरंदाजी उनका मुख्य पेशा है। अभी हाल ही में इसका न्यूज में आया था, तो उसी से हमने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर 20 जून ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका 20 दिसंबर होगा, अपराजिता सम्मान मिल रहा है। ये न्यूज़पेपर में कभी कभी ये गलती है, और ये प्रभात खबर न्यूज़पेपर है। बाकी देखिए नीचे सही लिखा हुआ है, 20 दिसंबर को नवाजा जा रहा है आपका। क्लियर है? 2016 से उन्होंने प्रारंभ किया था तीरंदाजी के क्षेत्र में, और ये बहुत ही गरीब परिवार की खिलाड़ी है, जो कि बहुत सालों से इसमें खेल रही है, तीरंदाजी में अपना कैरियर बना रही है और अच्छा परफॉर्मेंस की है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगला है आपका, हाल ही में झारखंड में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग शॉर्ट में झालसा के नाम से जानते हैं, के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जो कि हर साल
10 दिसंबर को मनाया जाता है के अवसर पर विधवा एवं एकल महिलाओं के लिए कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? ए निर्भया प्रोजेक्ट, बी महिला प्रोजेक्ट, सी शक्ति प्रोजेक्ट और डी है आपका सबला प्रोजेक्ट। अभी तक देखिएगा 11, 12, 13 हर दिन, जब से ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया था तो झारखंड में ये ज्यादा न्यूज में था। राज्य में भी आपका झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग है जिसका गठन 2011 में किया गया था। तो हमने 11 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स है उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे तथ्य हमने शुरू से लेकर अंत तक बताया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग काम क्या करता है, किस तरह से उसका गठन हुआ था, कब गठन हुआ, तो 2011 में गठन हुआ है, उन सारी चीजों पर। उसके बाद हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया था। उसके बाद हम लोग जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद है उसके बारे में भी हमने बताया था। फिर 12 दिसंबर के भी दिन हमने, चूंकि रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा एक विशेष पहल किया गया है 2010 से ही कि मानवाधिकार के लिए अलग से कोर्स लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में भी हमने पिछला कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। आज हम लोग जो झालसा है, झालसा क्या है आपका, झारखंड में जो विधिक एक न्यायिक सेवा प्राधिकरण के रूप में झालसा काम करता है, जो झारखंड हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो झारखंड हाईकोर्ट के अभी जो मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर रवि रंजन, उन्हीं के द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है शक्ति प्रोजेक्ट। शक्ति प्रोजेक्ट विशेषकर ये महिलाओं के लिए है, खासकर जो अपने एकल विधवा महिलाएं हैं या फिर जो एकल महिलाएं हैं, तो उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है मानवाधिकार दिवस पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसे लॉन्च को किसे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शक्ति प्रोजेक्ट किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डॉक्टर रवि रंजन, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये शक्ति प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए, खासकर जो विधवा महिलाएं हैं और एकल महिलाएं हैं उनके लिए है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आपका प्रश्न संख्या 4 में आज के सेशन का। हाल ही में एम्स की तर्ज पर झारखंड के प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल रिम्स में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो आपको पता है एम्स जो राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली में स्थित आपका है। अब यहां पर बात करते हैं कि एम्स में देखिएगा फैसिलिटी और रिम्स में देखिएगा झारखंड का, तो बहुत आसमान जमीन का फर्क है। भले ही दोनों सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तो इसलिए रिम्स में भी चूंकि और भी चीजों को बढ़ावा दिया जाए, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल के रूप में रिम्स को भी जाना जाता है, तो इसलिए एम्स की तर्ज पर यहाँ पर कुछ ऐसे शोध कार्य किए जाएंगे जिससे कि यहाँ पर झारखंड के लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हर साल सरकार ने अब निश्चित किया है कि 2 करोड़ रुपए हर साल रिम्स को दिया जाएगा, जिससे कि विभिन्न जो शोध कार्य है यहाँ पर किए जा सके। विभिन्न शोध कार्य करने के लिए ये पैसे फंड रिम्स को दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। रिम्स में जो है आपका एम्स की तरह यहाँ पर शोध रिसर्च किए जाएंगे, जिसके आधार पर यहाँ पर भी सारे मेडिकल सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए आपका 2 करोड़ रुपए फंड हर साल आवंटित करने का ये निर्णय लिया गया है। क्लियर है? अगला है आपका प्रश्न, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में दी जा रही मनरेगा कार्यक्रम के तहत मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई है। झारखंड में मनरेगा मजदूरी कितने रुपए करने की बात कही गई है? कल के हमने सेशन में आपको बताया था कि झारखंड सरकार, चूंकि झारखंड में जो न्यूनतम मजदूरी है, मिनिमम वेजेस जो दिया जाता है आपका, झारखंड सरकार के द्वारा जो फिक्स किया गया है वो है आपका 283 रुपए। मनरेगा कार्यक्रम के तहत जो अभी वेजेस मिल रहा है, मजदूरी जो मिल रहा है, मात्र 194 रुपए मिल रहा है। तो झारखंड सरकार ने पहल किया है कि मनरेगा मजदूरी को भी बढ़ाया जाए। तो कल हमने इसी पर प्रश्न पूछा था कि मनरेगा मजदूरी अभी कितना दिया जाता है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे 300 रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो ये कल के न्यूज आज के आया था,
तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एक केंद्रीय टीम आई हुई है झारखंड में मुआयना करने। तो इसमें आपका जो मनरेगा मजदूरों ने 194 रुपये जो वर्तमान में दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम के तहत, उसे बढ़ाकर 300 रुपये करने की मांग कही गई है। अगला है आपका, हाल ही में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा झारखंड राज्य में कितने कोल्ड स्टोरेज खोले जाने की घोषणा की गई है। सबसे बड़ा आज के दिक्कत में सबसे बड़ा जो टेंशन है, सरकार तो बहुत सारे अनाज वगैरह खरीद लेती है, कुछ अनाज खरीदते भी नहीं है। उसका कारण ये है कि झारखंड सरकार या फिर भारत सरकार के पास उतना स्टोरेज जो भंडारण रखने की शक्ति जो है आपका नहीं है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज उसने नहीं है कि अनाज हम खरीद ले किसानों को और लंबे समय तक उसे बचा कर रखें। खरीद तो लिया जाता है, लेकिन पता चलता है एफसीआई जो भी आपको पता है भारत सरकार के द्वारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई है, लेकिन क्या होता है कि वो माल खरीदता तो है लेकिन बर्बाद हो जाता है, सड़ गल जाता है। तो इसीलिए इतनी समुचित व्यवस्था नहीं है। तो झारखंड में ये एक पहल की गई है कि जो किसानों से अनाज या फिर जो भी खरीदा जाए तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। तो इसीलिए अभी कृषि मंत्री जो बादल पत्रलेख है वर्तमान सरकार में, तो उन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। और ये कुल कोल्ड स्टोरेज जो है आपका 16 कोल्ड स्टोरेज खोलने की बात कही गई है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। अभी ये हाल ही में घोषणा किया गया है। इसमें ऋण संबंधित चीजों को भी हमने बताया था आपको शायद 11 दिसंबर वाले क्लास में कि करीब 2000 रुपये कृषि ऋण माफ किया जा रहा है। 29 दिसंबर को 50,000 तक जितना भी ऋण का अमाउंट है माफ किया जाएगा और एक परिवार में एक ही व्यक्ति को, एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज, और करीब 8 लाख किसानों को यहाँ पर लाभ देने की बात कही गई है। तो ये तो ऋण संबंधित था, जो कि किसान का ऋण माफ किया जाएगा। अब इसी में एक साथ ही इसमें घोषणा किया गया था कि 16 कोल्ड स्टोरेज भी खोला जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? जहां पर जो अनाज है, जो कृषि उत्पाद है, उनको एक लंबे समय तक सेफ रखा जा सके और बाद में उसका उपयोग किया जा सके। तो ये चीजों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का एकमात्र भारतीय प्रबंधन संस्थान, झारखंड में आईआईएम इंस्टीट्यूशन मात्र एक है जो रांची में स्थित है। तो क्या उससे प्रश्न देखते हैं, जिसका 9वां दीक्षांत समारोह 28 दिसंबर को वर्चुअल मोड में आयोजित होगा। इस दीक्षांत समारोह के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? अपना उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। बीच बीच में रिकॉर्डिंग सेशन होता है तो भी इसमें आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। लाइव सेशन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट करें, लेकिन कभी किसी कारण की वजह से, आपको पता है रांची जैसे शहर में हमेशा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के बाद भी चीज़ें सही नहीं रह पाती है। तो इसीलिए हम लोग को कभी कभी ऑफलाइन कनेक्शन जो क्लासेस लेनी पड़ती है। तो आप इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपना आंसर पहले कमेंट कर लीजिए, उसके बाद फिर आंसर को देखिए, तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो इसको पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस दीक्षांत समारोह के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे, वो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर जो दीक्षांत समारोह जो मनाया जा रहा है आपका, तो ये 28 दिसंबर को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सी आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और डी आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा डी। जो रक्षा मंत्री अभी हमारे राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा इस वर्चुअल मोड में जो 28 दिसंबर को आईआईएम रांची में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, उसका मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह शामिल होंगे। यहां पर आपका दिया है एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, उसमें करीब 2019 के लगभग 350 जो विद्यार्थी हैं उन्हें इस फंक्शंस के माध्यम से डिग्री प्रदान की जाएगी। आपको पता है कि हमने बताया भी था आपका, जब झारखंड के शिक्षण संस्थान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आईआईएम रांची की स्थापना 2009 में की गई थी। क्लियर है? तो स्थापना दिवस के अवसर पर ही आपका जो केंद्रीय जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे दीक्षांत समारोह में। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अभी जो आईआईएम के चेयरमैन है प्रवीण शंकर पांड्या है और निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह है, जो भी आपका इस समारोह में शामिल होंगे। 15 दिसंबर को ध्यान रखिएगा आईआईएम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर, हर साल 15 दिसंबर को आईआईएम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एग्जाम में इन सारे चीज़ों से पूछा जा सकता है। आईआईएम रांची एक प्रबंधन संस्थान के रूप में है। स्थापना 15 दिसंबर 2009 को किया गया था और इस बार जो वर्चुअल मोड में ये आपका जो है आपका 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है 28 दिसंबर को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के प्रसिद्ध रचनाकार एवं साहित्यकार जादूमणि बेसरा किस जनजाति भाषा से संबंधित है? पहला है आपका कुड़ुख भाषा, जो उरांव जनजाति की साहित्य है। उसके बाद है आपका अभी मुंडारी साहित्य, सी आपका संथाली साहित्य होगा ये, और डी है आपका खोरठा साहित्य। इसका जो सही उत्तर होगा आपका संथाली साहित्य। जो जादूमणि बेसरा है एक प्रमुख साहित्यकार हैं। उनके द्वारा बहुत सारे किताबों का रचना किया गया था। हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट वगैरह दिया हुआ है। इसको हमने अलग से, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था एक प्रभात खबर के एडिटोरियल पेज में, तो वहीं से हमने इसको निकाला हुआ है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको जूम करके भी यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कौन कौन से प्रमुख किताबें थी। तो 6 किताबों का यहाँ पर मुख्य रूप से, जैसे कि झाबराली जो कविता संग्रह है, कवि रूपचंद्र हांसदा 1990 में आपका लिखा गया था। डालीज जो कि कविता संग्रह है, ये भी आपका 1994 में। फिर आपका संथाली ओड़ोनई तुमाल जो कविता संग्रह, ये भी आपका 2008 में आपका। फिर एक और कविता यहाँ पर है, निसार्थी है कहानी है, और एक मुजुल लांदा है जो कि आपका कविता ही है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इन्होंने रचनाएं की थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संथाली साहित्य का इतिहास आपको पता है, बहुत ज़्यादा पुराना है। आपका जेपीएससी परीक्षा में भी जो साहित्यकार है, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, उनसे भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी, संथाली साहित्य। अगला है आपका प्रश्न संख्या 9। हाल ही में जमीन विवाद से संबंधित चर्चा में रही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब से लागू किया गया? पिछला क्लास में भी हमने आपको बताया था, जमीन संबंधी कानून से संबंधित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के जो एक पीठासीन पदाधिकारी के रूप में जो चंपई सोरेन है, उन्हें नियुक्त किया गया है और उन्हीं के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे और जमीन जो संबंधित मामले हैं उनको सुलझाए जाएंगे। तो ये उसी से संबंधित है आपका। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1908, 1 जुलाई 1908 और 1 अगस्त 1908 और 11 नवंबर 1908। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू हो गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। CNT एक्ट जो है आपका भूमि संबंधी कानून है, अंग्रेजों के समय ही बनाया गया था छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, और इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे कि आपका अगर इस एक्ट की बात करें तो इसमें कुल आपका जो है 272 जो है धाराएं हैं, सेक्शन हैं। इसके अलावा 19 चैप्टर हैं इसमें, जिससे कि आपका इसमें प्रावधान बनाए गए हैं कि किस तरह से एक जमीन को खरीद बिक्री की जा सकती है, उसको अन्य उपयोग के लिए लाया जा सकता है। रियायत होंगे, जो आपका जो जमींदार होंगे उनको क्या क्या चीज़ें के बारे में इस अधिनियम में बनाया गया है, उनके अधिकार। और जो एक रियायत होगा जो लगान देता था अंग्रेजों के समय, तो उसके बारे में यहाँ पर उन चीज़ों का उल्लेख किया गया है इस अधिनियम में, जो कि 11 नवंबर 1908 से यहाँ पर लागू था। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी हंगर इंडेक्स के अनुसार कोरोना महामारी काल में झारखंड के करीब 58% लोगों ने
भोजन के लिए उधार लिए। इस मामले में झारखंड पूरे देश में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी हमने पहला प्रश्न ही आज हमने डिस्कस किया था हंगर इंडेक्स पर। दोनों की तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने वही चेंज किया हुआ है। पहला प्रश्न जो था आपका कि झारखंड में कितने प्रतिशत लोगों ने भोजन के उधार लिए, तो 58% वहां पर उत्तर था। यहाँ पर पूछा गया कि झारखंड पूरे देश में कौन से स्थान पर है। तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, तथ्य आपको याद होनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, तीसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन था? राजस्थान था, हमने बताया था। दूसरे स्थान पर तेलंगाना था 59% के साथ। राजस्थान 61.2% के साथ पहले स्थान पर है। झारखंड तीसरे स्थान पर है आपका 58% के साथ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आज का यहाँ पर सेशन जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल मिलते हैं। कल आपका लाइव डिस्कस होगा आपका 9 बजे से। तो कल आप सब जरूर लाइव रहिएगा, अपने फ्रेंड को भी इसमें जोड़िएगा जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपका कल के सेशन में। अगर कोई आपका कमेंट है, कोई सजेशंस है, या फिर आप इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो जरूर अपना इसमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी छात्र हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक नया बैच जल्दी प्रारंभ होने वाला है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। उसके लिए हमारा जो नंबर है 7004579780 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक और नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर अभी तो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसमें कि आपका सारे ऑफलाइन क्लासेस के जैसा फैसिलिटी मिलती हैं। जितने भी यहाँ पर फैकल्टी भी होते हैं सारे ऑफलाइन क्लासेस में जो पारंगत हैं, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, वही आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। ऑलरेडी उन्होंने जेपीएससी मेंस और बहुत सारे अन्य परीक्षाओं को दिया हुआ है और बहुत दिनों से उनका एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज, फिर आपका स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ नोट्स और प्रिंटेड नोट्स दोनों में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि आप आसानी से सुविधा अनुसार उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और अन्य जो डाउट सेशन क्लियरिंग क्लासेस हैं, वो सारी चीज़ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और एक बहुत ही मिनिमम फीस पर आप यहाँ पर सारे कोर्सेज को आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज का हम लोग जो अंतिम क्लास है यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। इसी कोड के साथ हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपका अगले क्लास में। थैंक यू।